हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसके पहले हमने सीखा था ओजेंसिस कैसे हुई, फीमेल में गैमेट और उसके बाद फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हमें सीखने की बारी है कि प्रजनन कैसे होता है। प्रजनन में हमने देखा कि आपको इतना आइडिया तो होगा कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं। बट होता क्या एक्चुअल सोचिए, जो आपका स्पर्म होता है ये आपका इजैकुलेशन के समय फर्टिलाइजेशन के तभी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एम्पुलर रीजन में आएगा। पहली पॉइंट याद रखना, फर्टिलाइजेशन यानी प्रजनन या निषेचन एम्पुलर रीजन में होगा। एम्पुलर रीजन में होगा यानी मेल और फीमेल गैमेट दोनों को एम्पुलर रीजन में पहुंचना होगा। अगर एम्पुलर रीजन में पहुंचे तब फर्टिलाइजेशन होगा एंड अदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन प्रजनन होने की कंडीशन इसे बोलते हैं तुम्बिका। यानी फर्टिलाइजेशन होने के यही रीजन है कि सभी निषेचन आपके प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं होते। यानी जितनी बार निषेचन होता है हर बार बच्चे होने की संभावना कम होती है, क्योंकि इसकी कई कंडीशन है। टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, साथ साथ एम्पुलर रीजन में स्पर्म ओवम का एक साथ पहुंचना चाहिए। यानी ऐसा ना हो ओवम पहले रिलीज हो गया, स्पर्म काफी देर बाद आए। यानी ओवम जो आपका रिलीज होता है ओवरी से, ध्यान रखना, ओवम जो आपका ओवरी से रिलीज हुआ 24 घंटे तक आपका एम्पुलर रीजन में रहता है। तो हम कह सकते हैं ओवम या एक अंडक एम्पुलर रीजन में 24 आवर्स तक रहता है। यानी 24 घंटे के अंदर अगर स्पर्म पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, अनदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये भी कंडीशन देख लीजिए कि स्पर्म को 24 हावर्स पहले आ जाना चाहिए, जैसे एग रिलीज हुआ आपका। तो ये सारी चीजें, इसलिए हमेशा जो प्रजनन होता है उसमें हमेशा बच्चे बनने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो अपने बात चलते हैं जो हमें चीजें सीखनी है। अब हम फिगर के माध्यम से देखते हैं कि आखिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। देखिए ये आपकी ओवरी है, ठीक है, ओवरी ने एग निकाला, ये आपका एग रिलीज हुआ। ठीक, तो एक आपका यहाँ रीजन पहुंचता है। पहला एक आपका कैसा होता है, नॉन मोटाइल। ध्यान रखना, एक जो आपका होता है अंडा नॉन मोटाइल, गतिमान नहीं है, गतिमान नहीं होता, यानी नॉन मोटाइल होता है। यानी ये खुद सक्षम नहीं होता कि ओवम आपका यहाँ से यहाँ तक पहुंच सके। तो होते क्या है, इसमें ढेर सारे आपके शीलिया होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ऐसे है ना, तो जैसे ओवम आता है इसको ऐसे 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 करके इसे एम्प्लोरिज्म जैसे रिलीज हुई एक, इसे ऐसे ओवम आपको ऊपर पहुंचाते हैं। एक बोलो या ओवम, नो कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप ओवम बोलो या एक। ठीक, अब ये एम्प्लोरिज्म आपका एक पहुंच गया और यहाँ से ढेर सारे वैजाइना के थ्रू फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, सर्विक्स में आपके ढेर सारे स्पर्म रिलीज हुए। ठीक है, ढेर सारे स्पर्म आपके यहाँ पर आए। अब आपकी दो ओवरी हैं, तो आपकी सर्विक्स वैजाइना फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, वैजाइना फर्टिलाइजेशन हुआ, उसकी तरह स्पर्म रिलीज हुए। सर्विस से होते हुए स्पर्म आपके कुछ इस साइड जाएंगे, कुछ इस साइड जाएंगे, दोनों साइड जाएंगे। ठीक है, आपको ये पता है, मैंने जब स्पर्म आपको पता थी स्पर्म का फॉर्मेशन समय, एक बार जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, एक बार इजैकुलेशन में, एक बार प्रजनन में, जनन में 20 से 30 करोड़ आपके स्पर्म रिलीज होते हैं। रिलीज होना मतलब निकलते हैं, रिलीज होते हैं, जिनमें 60% नॉर्मल से मतलब नॉर्मल संरचना उनकी होती है, नॉर्मल शेप एंड साइज के, नॉर्मल शेप एंड साइज, यानी उनकी संरचना नॉर्मल होती है। उसमें 40% आपके हाइपर
हाइपर मोटाइल होना चाहिए। हाइपर मोटाइल मतलब तीव्र गतिशील होना चाहिए, 40% आपके तीव्र गतिशील हो, शील हो, हाइपर मोटाइल हो। ठीक है, नॉर्मल शेप, आकार और आकृति के। अब देखो, जो आपके 20 से 30 करोड़ आपके स्पर्म रिलीज हुए हैं, तो ये आपके अब इस वॉल में मतलब यूट्रस में निकले, यूट्रस से होते हुए कुछ इस साइड जाएंगे, कुछ इस साइड। जो इस साइड गए वो तो खुश, उनका कोई काम ही नहीं, वो भाई गलत रास्ते से चले गए। और जो इस रास्ते से आए वही फर्टिलाइजेशन करेंगे। इस समय मैंने बताया था, आपकी जो एक रिलीज होके आएगी उसमें सेकेंडरी ओसाइट होगी आपकी। ये पूरा क्या है, आपका एग है या ओवा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें आपके सेकेंडरी साइट है, वो भी अभी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं की है। आपको मैंने बताया था कि वो आपको मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो जाती है, क्योंकि इस समय इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता। अगर ये सेंट्रियोल होता तो ये एनाफेज की प्रावस्था पूरी कर लेती, लेकिन इसके पास सेंट्रियोल ही नहीं है। इसलिए अब ये वेट करती है कि स्पर्म आए। स्पर्म आता है, इसे फर्टिलाइज करता है। ध्यान रखना, केवल एक स्पर्म की ऐसी औकात होगी जिसके अंदर जाएगा, सभी नहीं। जैसी एक स्पर्म इसके अंदर गया, इसके मेम्ब्रेन में ऐसे प्रोटीन में चेंजेज आएंगे कि इसके अलावा कोई, मतलब इसके अलावा दूसरा कोई स्पर्म की औकात ना होगी इसे भेद पाएगा। यानी एक स्पर्म के रिलीज होते ही मेम्ब्रेन में चेंज होगा। अब उतना हार्ड और मतलब कठोर मेम्ब्रेन हो गया होगा कि दूसरा कोई स्पर्म उसे भेद नहीं सकता। इसीलिए इसीलिए एक स्पर्म एक ओवम को ही फ्यूज करने में सक्षम होता है। ठीक, अब जैसे ये फ्यूज करेगा अपना सेंट्रियोल इसे देगा, इसे आपका एक आपका मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करके आपका सेकेंडरी ओसाइट्स उटेड और फाइनली ओवम का फॉर्मेशन करेगा। ये सब मैंने बता रखा है। ठीक, अब यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। ठीक, अब समझो फर्टिलाइजेशन हो गया, ओके, फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट अब आपका फाइनली रिलीज होते हुए आपका यहाँ रीजन में आएगा, इस यूट्रस रीजन में आकर, इस यूट्रस रीजन में आकर आपका इम्प्लांट होगा। ठीक, इसी यूट्रस रीजन में आपका इम्प्लांट होगा। यहाँ की वॉल होंगी, एंडोमेट्रियम, पेरिमीटरम, ये सब इसे आप चारों तरफ से घेर रखेंगी। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ, प्लेसेंटा विलाई इसके अंदर घुस जाएंगी, इसे मतलब चारों तरफ से पकड़ रखेंगी ताकि ये गिरने ना पाए। अब हम दिखाते हैं कि अगर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, एक वर्ड होता है कैपेसिटेशन, यूज होता है कैपेसिटेशन। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। कैपेसिटेशन को बोलते हैं क्षमतायन, क्षमतायन। ठीक, या इसे बोलते हैं सामर्थ्य, सामर्थ्य धारिता, सामर्थ्य धारिता। ठीक, कैपेसिटेशन क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, जब आपका इस पर रिलीज होता है, इतने उस पर लिक्विड लगे होते हैं, सेमाइनल साइकिल और साथ साथ बल्बुलेथरल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इतना सिक्रीशन करते करते लास्ट में मतलब स्पर्म चारों तरफ से ढक गया होता है। कुछ जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होती है वो आपकी दिखती नहीं, यानी जो रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ फर्टिलाइजेशन करने वाले, एक्रोसोम, ये सब चारों तरफ से लिक्विड से चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जैसे ही आपके फीमेल के अंदर आएंगी, ध्यान रखना जो कैपेसिटेशन की प्रोसेस होती है, पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाएगा, कैपेसिटेशन या क्षमतायन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होगा, यही क्वेश्चन पूछेगा, यही क्वेश्चन ध्यान रखना। जो आपकी क्षमतायन होती है कैपेसिटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होती है। फीमेल में जैसे फीमेल सर्विक्स डिजाइन, सर्विक्स थ्रू जैसे ही आपका आपका स्पर्म एंट्री करेगा ना, वैसे ही आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से कुछ केमिकल्स रिलीज किए जाएंगे। ये केमिकल आपके स्पर्म के, जो आपके स्पर्म का फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होगी
वो आपकी इंक्रीज की। होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति गंदा है तो उसे आप पानी से नहलाते हो, साफ हो जाता है ना। सेम यहाँ भी होगा, सिक्रेटन मतलब कुछ केमिकल सिक्रेट होंगे जो स्पर्म को धुल देंगे। तो कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक द्वारा जो केमिकल रासायनिक जो रसायन निकलेगा वो स्पर्म को धुल देगा, धुलेगा, जिससे स्पर्म की फर्टिलाइजेशन की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक, बस आपको इसमें यही जानना है। अब हम स्पर्म के बारे में डिटेल सुनते हैं। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखना, जो आपकी यहाँ ओवम रिलीज होती है एक, वो आपकी 24 घंटे तक फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी होती है। तो एक आपके एम्ब्रियो में 24 आवर तक रहता क्या उसमें फर्टिलाइजेशन के योग्य रहता है 24 आवर तक फर्टिलाइजेशन के योग्य रहता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाती है। तो एक भी समय सेकेंडरी साइट होगा तो ज़्यादा बेस्ट, अगर सेकेंडरी साइट आप लिखो ज़्यादा अच्छा होगा। एक के स्थान पर अगर सेकेंडरी साइट का तो बहुत अच्छा है, तो अगर ना है तो एक आप ओवा का यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में फिगर के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे फर्टिलाइजेशन अगर होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये आपकी मैंने बनाया है ओवा, एक्चुअल जो एक का है ओवम, उसके बाहर की जो लेयर्स हैं देखो, उसके जस्ट बाहर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर घिरा रहता है। इसमें आपका ओवम है, सेकेंडरी साइट होगा। सेकेंडरी साइट इसमें जो होगा वो स्पर्म के अंदर जाने के बाद देखो ये स्पर्म अंदर आया, ये आपको सेंट्रियोल देगा। सेंट्रियोल देने के बाद फर्टिलाइजेशन अगर होकर ये सेकेंडरी साइट फाइनली आपका ओवा का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, इसको मैंने पहले भी बता रखा है। इसके बाहर हो गया ये रेड कलर की जोन ऑफ कैल्सुरा, जिसे पारभासी अस्तर भी कहते हैं। देन ये आपकी कोरोना रेडिएटा, ये आपका जो टुकड़ों जैसा स्ट्रक्चर ब्लैक कलर दिखा है कोरोना रेडिएटा कहते हैं, प्रासरण किरीट कहते हैं। ठीक, और ये आपके डबल लेयर मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं पेरीविट्राइन स्पेस। ठीक है, चारों तरफ का जो स्पेस है, पेरी मतलब चारों तरफ, पेरी मतलब चारों तरफ का जो स्पेस है। ठीक, ओके। अब ढेर सारे स्पर्म इसको आके फ्यूज कर रहे होंगे, कोई काफी स्पर्म होंगे जो यहाँ तक पहुंचेंगे। देखो जैसे ही कोई स्पर्म कोरोना रेडिएटा को भेद कर इनसाइड जाता है, तुरंत इस मेम्ब्रेन में एडिशनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से अब इसमें कोई दूसरा स्पर्म इंटरी नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, जैसे ही कोई एक स्पर्म एंट्री करके आपका जोन ऑफ कैल्सुरा को भेद कर जैसे अंदर जाता है, तो इसके मेम्ब्रेन में आपकी चेंजेज होंगे जो एडिशनल स्पर्म की एंट्री को रोकेगा। और साथ में आपके स्पर्म के जो क्रोसोम था, मैंने फिगर इसको स्पर्म का स्ट्रक्चर बना के देखा, इसमें आपको एक्रोसिन एंजाइम पाई जाती है। एक्रोसिन एंजाइम क्या करता है, पारभासी स्तर को अपघटन करता है, यानी पारभासी स्तर को भेदने का काम एक्रोसिन करता है। एक्रोसिन जो इसमें क्रोसोम में एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये पारभासी स्तर को भेद कर इनसाइड मतलब अंदर की तरफ एंट्री करता है। अब कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी कोशिका कला, ठीक है, कोशिका कला जो है आपकी, जैसे ही कोई स्पर्म बोलो, जैसे ही कोई स्पर्म कोशिका कला को भेद कर अंदर जाता है, वैसे ही
से ही आपकी जो एग होती है, अंडक होती है, अंड होती है, कोई एंजाइम निकालता है, कोई एंजाइम निकालता है है जो आपकी पारभासी स्तर में परिवर्तन लाता है, ताकि कोई दूसरा स्पर्म कोशिका कला को भेद कर अंदर न आने पाए, ताकि निश्चित रहे कि कोई एक ही स्पर्म आपके अंदर आए और वही फर्टिलाइजेशन करे। ठीक, ये आपका पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन खत्म होता हुआ। अब जैसे ही स्पर्म अंदर आएगा वो अपना सेंट्रियोल तारक केंद्र सेकेंडरी oocyte को देगा, ताकि सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कर सके। ठीक, यानी आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जो आपकी सेकेंडरी oocyte होती है, ठीक, ये आपकी सेकेंडरी oocyte इस समय अभी मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में रुकी होती है। अब्सेंस ऑफ, क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता है। जैसे ही सेंट्रियोल इसे मिला, ठीक है, जैसे ही सेंट्रियोल इसे मिला, ये आपका सेंट्रियोल है। ठीक, जैसे ही सेंट्रियोल आपका मिला और ये अपना सेकेंड oocyte अब ओटिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओटिड से फाइनली ये ओवम बनाएगा। ये ओवम अब स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा। स्पर्म में भी न्यूक्लियस था, स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा। ठीक, स्पर्म के न्यूक्लियस से फाइनली ये आपका जायगोट बनाएगा। ठीक, ये आपका फाइनली जायगोट बनके तैयार है। अब कहते हैं, अब इसमें हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है, मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। इसका कॉन्सेप्ट भी आप थोड़ा बहुत सीख लीजिए, क्योंकि आपकी बुक में दिया भी है। ये आपका मेल, ये आपकी फीमेल। ठीक है, मेल आपका XY, फीमेल आपका XX। ठीक, यानी ये कौन सा 23rd पेयर है, प्लस इसमें 22 आपके ऑटोसोम्स हो गए। ये क्या है, 22 आपके ऑटोसोम्स हैं, सॉरी ये आपके ऑटोसोम है। ये भी 20 पेयर आपके 22 पेयर ऑटोसोम है। और जो ये आपका XX और XY है, इसे बोलते हैं हेट्रोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, हेट्रो क्योंकि ये अलग भी होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स में मेनली सेक्स का निर्धारण करने के लिए, सेक्स यानी क्या, मेल है फीमेल, ये सेक्स निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार आपका ये होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे कैरेक्टर आपके XY जीन पर हैं। XY क्या है, जीन है। 22 आपके 23 पेयर्स पूरे टोटल आपके क्रोमोसोम होते हैं।
टोटल आपके 23 पेयर बोलो या 46 क्रोमोसोम होते हैं आपके, ठीक, इतने होते हैं। अब कहते हैं 22 पेयर क्रोमोसोम आपके, इसमें भी 22 पेयर, पी फॉर पेयर, क्रोमोसोम मेल में, 22 पेयर में आपके फीमेल में क्रोमोसोम की संख्या सेम है। एक पेयर या एक्स वाई बोलो, ये एक्स एक्स, ये दोनों में डिफरेंस आता है, ठीक। अब यही आपका जिम्मेदार होगा कि फीमेल बनेगी कि मेल बनेगी। कैरेक्टर आपके इस पे पूरे नहीं है, कैरेक्टर तो आपके 22वें पे है। होता क्या है, जैसे कि 22 पेयर एलोसोम है, एलोसोम पर मेल के भी कैरेक्टर है, फीमेल के भी कैरेक्टर है। अगर उसके पास एक्सेस आया तो 22 पेयर जो मेल फीमेल वाले कैरेक्टर है वो सक्रिय हो जाएंगे और मेल वाले कैरेक्टर निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर एक्स वाई होगा, मेल होगा, तो उसमें आपके 22 पेयर में मेल वाले कैरेक्टर सक्रिय हो जाएंगे, फीमेल वाले कैरेक्टर निष्क्रिय हो जाएंगे। तो कभी ऐसा मत कहना कि जो अगर जो मेल है फीमेल है इनका पूरा पूरा कैरेक्टर एक्स वाई पे डिपेंड करता है। नहीं नहीं, एक्स वाई पे, हाँ एक्स वाई पे कैरेक्टर डिपेंड करता है, लेकिन एक्स वाई पे सारे कैरेक्टर एक्स वाई पे नहीं होते, ध्यान रखना। सारे मेल और फीमेल के एक्स वाई पर इसके कैरेक्टर नहीं होते। ये डिपेंड करता है कि ये मेल है फीमेल, इसको डिटरमाइन केवल करता है ये। अगर मेल में एक्स एक्स वाई है तो मेल वाले कैरेक्टर इसके केवल आपके दिखाई देंगे, एक्स एक्स है तो फीमेल वाले कैरेक्टर केवल दिखाई देंगे। तो ये इसकी डिपेंडेंसी है। तो हम देखते हैं कि बच्चा होगा कि आपकी या लड़का होगा लड़की, इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं। आपने पहले तो सीखा मेल को एक्स वाई और फीमेल को एक्स एक्स डिनोट करते हैं। देखो मेल में, ठीक, मेल में गैमेट की बात करें, गैमेट युग्मक की बात करें, ठीक। मेल में आपका एक एक्स होगा और दूसरा वाई होगा। फीमेल में आपके दोनों गैमेट सेम होंगे, एक्स और एक्स दोनों गैमेट, ठीक। ये आपका क्या हो गया, मेल, ये आपकी फीमेल हो गई। ये हमने गैमेट बना लिए। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको सबसे बेटर आप चेकर बोर्ड से समझो। चेकर बोर्ड आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक। मैंने ऊपर रखा मेल को, नीचे रखा फीमेल को, ठीक। मेल में आपका एक्स है, वाई है, फीमेल आपकी एक्स है, ये एक्स है, ठीक। अब ये एक्स क्या होगा, एक्स एक्स, ए एक्स वाई, इधर एक्स एक्स, इधर एक्स वाई, यानी इसमें आपको दिख रहा है टोटल आपके 100% है। 100% में 50% आपका मेल दिख रहा है और 50% आपकी फीमेल दिख रही है। यानी जो बच्चे होने के चांसेस है वो 50% है। बच्चे, जैसे सोचो लड़का या लड़की होने के 50% चांसेज हैं। यानी कभी भी ऐसा पूछा जाता है कि बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक औरत है, उसके लगातार 5 बच्चे लड़की हैं, तो 6वां बच्चा क्या होगा। जाहिर सी बात है यार, फिर से चांसेस 50% होंगे लड़का होगा कि लड़की। ये आप नहीं कह सकते उसके लगातार 5 बच्चे लड़की हैं तो 6वां बच्चा भी लड़की होगा, ये सब कभी गलती से न कहना। तो उसमें चांसेस अभी भी है, 50% मेल होगा फीमेल, लड़का होगा लड़की, 50% चांस हमेशा रहेगा, चाहे 100 बच्चे आपके फीमेल क्यों ना हो जाए, 100 बच्चे आपके मेल क्यों ना हो जाए। और एक चीज आप देखना, मेल होगा या फीमेल होगा, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार पुरुष होता है। लड़का होगा या लड़की, इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार आपका पुरुष है। क्यों? क्योंकि फीमेल में तो दोनों क्रोमोसोम ठीक है, सेम है, तो फीमेल आपके क्रोमोसोम दोनों एक ही देने वाली है, चाहो जिसमें हो। एक्स तो जाना है फीमेल से, ओके। लेकिन मेल, अगर मेल ने एक्स दिया तो लड़की होगी, अगर मेल ने एक्स वाई दिया तो लड़का होगा। तो लड़का होगा या लड़की, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पुरुष, ना कि महिला।
अब इस क्वेश्चन में फोकस कर लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक महिला की लगातार 6 लड़की हुई, अगला बच्चा क्या होगा? सीधे लिखना, आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते, नहीं कह सकते क्या होगा, होगा। हाँ, हम बस इतना कह सकते हैं, इतना कह सकते हैं कि लड़का और लड़की, लड़का और लड़की दोनों होने के चांसेज, लड़का और लड़की दोनों नहीं होने के चांसेज, बराबर है, बराबर है, बराबर है नहीं 50%। आप ऊपर भी देख लीजिए, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अब क्रोमोसोम तो वही है ना भाई साहब, मेल को तो नहीं है, फीमेल को वही है, तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा, एक्स वाई से एक्स वाई, दो आपके फीमेल और दो आपके फीमेल, तो 50-50% चांसेस हमेशा वही होंगे। चाहे आपके हजार लड़की, हजार लगातार लड़की क्यों हो जाए, लड़की फिर भी अगली बार लड़का लड़की होने चांसेस 50% होंगे। तो यहाँ पूरा का पूरा आपका फर्टिलाइजेशन खत्म होता होगा। इसके बाद हम इम्प्लांटेशन और भ्रूण विकास, ये दो चीज़ सीखने जा रहे हैं, जो कि अगले लेक्चर में बात करेंगे। मैंने आपको हर वीडियो में बताता जा रहा हूँ, इस वीडियो में भी आपको बताने का कष्ट कर रहा हूँ कि मैं जो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने जो आपको पढ़ाया, इसका नोट्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूँ। अब जाके वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मेरे नोट्स दिख जाएगा, वहाँ से आप नोट्स फाइंड आउट कर लीजिए, नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको आसानी होगी कि चीज़ों को देखने में। हाँ, लेकिन लेक्चर के बीच में मैं काफ़ी वर्ड्स ऐसे बोलता हूँ जो मैं लिखता नहीं, ठीक? तो आपको कल लगे ऐसा, ये चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, ये मेरे लायक है, तो आप तुरंत उसे लिख लिया करिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं बार-बार बता रहा हूँ कि हर एक चीज़ें हमें नहीं याद होती। आज जो हमें चीज़ें याद हैं, वो कल नहीं याद होंगी, कल जो याद है वो परसों नहीं याद होंगी। आप एक ही चीज़ को बार-बार पढ़िए, 1 महीने बाद फिर 50% चीज़ भूल चुके होंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे भ्रूण विकास। थैंक यू, धन्यवाद।